नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट आप जब समझ गए हैं, मान लीजिए आपको वर्क निकालना है। वर्क क्या होता है बच्चों? वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू फोर्स की मल्टीप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट से या इनटू कोस थीटा, वर्क इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। ये एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला आ गया। कुछ बच्चों ने तो पढ़ा होता है वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उतना पढ़ा है तब भी काम चल जाएगा। आप 11th में आते हैं तो ये कोस थीटा वाली टर्म भी आप यूज करते हैं। कोस थीटा क्या होता है, क्यों इसमें कोस थीटा लिखा है, ये आप जब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, प्रक्रिया की जिधर को फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो उस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिपेंड करता है फिर थीटा कौन सा आपको गिवन है, हॉरिजॉन्टल से गिवन है, वर्टिकल से गिवन है। तो उस तरह से एक बेसिक फॉर्मूला है वर्क इक्वल टू एफ इंटू डी कोस थीटा। तो यहां पर अगर हमें वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए? हमें मालूम होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला, हमें मालूम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, हमें पता होना चाहिए जो कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा आते हैं इनका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए आप समझिए, इसके लिए फोर्स जो होता है, फोर्स का तो आपको पता ही है एम एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट का भी आपको पता है एल, और कोस थीटा जो होता है ये एक तरह से डायमेंशन लेस होता है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोई सा भी एंगल हो, सारे के सारे एंगल बच्चों डायमेंशनल लेस होते हैं। तो इसका तो कुछ नहीं लिखेंगे, इसको चाहो तो आप M0 L0 T0 लिख लीजिए, या इसको जो है इसका तो रहने दीजिए आप। कोस थीटा का कुछ नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा, M ये है यहाँ पर, एक L ये है, एक L ये है, तो इनकी पावर कितनी हो जाएगी 1 + 1, और T की पावर कितना -2, कितना बन जाएगा M इंटू L की पावर 2 T की पावर -2, M की पावर 2 और T की पावर जो है -2। ये आपके पास में वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ऐसे ही बच्चों और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, जैसे आपके पास मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो हाफ m इंटू वी स्क्वायर से निकालते हैं। हाफ का तो कुछ नहीं, m का m है, v का LT - 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आपके पास में v वेलोसिटी होता है। तो कितना बन जाएगा ये m इंटू एल स्क्वायर T - 2, ये आपके पास में आ गया। यानी कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। तो यहां से एक छोटी सी बात या छोटा सा कंसेप्ट आप यूज कर सकते हैं कि कोई सी भी एनर्जी हो, मान लीजिए आपने लिखा पोटेंशियल एनर्जी, या आपने लिखा यहां पर टोटल एनर्जी, या आपने लिखा यहां पर हीट, हीट भी एनर्जी है, या यहां पर आपने लिखा टॉर्क, या कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो, सब एनर्जी की जो डायमेंशन होती है बच्चों, वो जो वर्क की डायमेंशन है उसी के बराबर होती है mL2T - 2। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो वर्क होता है, वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क ही एनर्जी का दूसरा रूप है। तो कभी भी कोई भी एनर्जी आप अगर फाइंड करते हैं, चाहे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, चाहे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें, चाहे कोई सी भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी फाइंड करेंगे, सबको फाइंड करने का जो मेन तरीका है, मेन बेस है, जो आधार है, वो वर्क ही है। वर्क के फॉर्मूले का ही यूज करके काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हाफ mv² आता है, इसी का फॉर्मूले का यूज करके, वर्क वाले फॉर्मूले का यूज करके आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh आता है। इसी फॉर्मूले का यूज करके आपके पास में स्प्रिंग की जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ kx², उसका डेरिवेशन जब आप सोल्व करते हैं वो किससे करते हैं? सब कुछ वर्क से ही करते हैं, क्योंकि वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसका अर्थ ये हो गया कि जो डायमेंशन यहां पर वर्क की होती है वही डायमेंशन सब तरह की एनर्जी की भी होगी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क हो, वर्क हो, हीट हो, इन सब की डायमेंशन बच्चों कितना mL2T - 2। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टॉर्क और हीट का जरूर याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार डायरेक्ट पूछ लेगा, एनडीए एग्जामों में आ जाता है कि बताइए टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, क्या बताएंगे? जो वर्क का है, वर्क का कितना होता है mL2T - 2।
कुछ और क्वांटिटीज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, उनको भी सीखते हैं। वर्क के बाद मान लीजिए अगर पावर पूछी जाए, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। वर्क आपके पास में कितना है, ml/t-2, टाइम t है, ये आपके पास कितना बनेगा, ml/t-3। ये पावर का बनेगा आपके पास में। पावर के बाद में कुछ बेसिक और देखिए, जैसे मान लीजिए एंगल लिखा है, एंगल थीटा बोलते हैं। थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क का एल होता है, रेडियस का भी एल होता है। तो ये एक एल है ही, एक एल ऊपर गया, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना, जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं है, यानी किसकी पावर 1 है, तो एल की पावर कितना लिखेंगे, 1 - 1। तो एल की पावर कितना लिखेंगे, 0। एल की पावर 0 मतलब ये क्या हो गया, एक तरह से डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। एंगल जो होता है वो बच्चों डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। कुछ क्वांटिटी फिजिक्स में ऐसी होती हैं जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जिनकी डायमेंशन भी नहीं होती, यूनिट भी नहीं होती। जैसे आपने पढ़ा है स्ट्रेन। स्ट्रेन का मतलब होता है एक तरह से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी और ना ही इस क्वांटिटी की कोई यूनिट होती है। ऐसे ही आपने पढ़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी। ये वो क्वांटिटी है जिनकी ना तो डायमेंशन होती ना यूनिट होती। जबकि कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं कि उनकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन यूनिट होती है। जैसे एंगल है, एंगल की कोई भी डायमेंशन नहीं है लेकिन एंगल की यूनिट को आप रेडियन में अक्सर लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं, डिग्री में भी लिखते हैं। तो एंगल जो है इसकी यूनिट तो होती है लेकिन इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। ऐसे ही एक क्वांटिटी है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो उसमें भी एरिया अपॉन आर स्क्वायर जब करते हैं तो डायमेंशन उसकी 0 आती, मतलब डायमेंशन लेस आती है। और डायमेंशन लेस आती है लेकिन उसकी यूनिट होती है। सॉलिड एंगल की यूनिट को आप स्टेरेडियन लिखते हैं। ये भी सवाल, लेटेस्ट सवाल है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में, नीट एग्जाम में, जेईई एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए बच्चों ऐसी क्वांटिटी के नाम बताइए जिनकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन यूनिट होती है। ऐसी क्वांटिटी कौन कौन सी है, एक तो आप नॉर्मल प्लेन एंगल बोल सकते हैं और एक सॉलिड एंगल बोल सकते हैं। कभी आपसे पूछ ले कि ऐसी क्वांटिटी का नाम बताइए जहां ना उसकी यूनिट है ना उसकी डायमेंशन है, तो आप उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम बोल सकते हैं, आप उसमें रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ वन मीडियम अपॉन डेंसिटी ऑफ अनदर मीडियम, उनके रेशो को ही तो आप क्या बोलते हैं, रिलेटिव बोलते हैं। स्ट्रेन का नाम बोल सकते हैं। ये कुछ ऐसी क्वांटिटी है कि जिनकी ना तो यूनिट होती है ना ही उनकी बच्चों डायमेंशन होती है। लेकिन मोस्टली क्वांटिटी वो है जिनकी यूनिट भी है, डायमेंशन भी है, जिनको हम मोस्टली पढ़ रहे हैं। जैसे आपने पावर पढ़ा, पावर की तो यूनिट भी होती है, डायमेंशन भी आपके पास में है। तो ऐसे ही कुछ और भी है। मान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको थीटा से इसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी वही फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस होता है इसका। ये भी आपके पास में क्या होता है, डायमेंशन लेस होती है, एल की पावर 0 इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही आप एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है यही डी थीटा बाई डी टी, ऐसे करके लिख सकते हैं। डी थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन 1 मान लो, मतलब डायमेंशन लेस है ये। थीटा की टी मान लो तो इसकी आपके पास आएगी t-1। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो कि आप रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन, उन चैप्टरों में आप अक्सर इसको यूज करते हैं। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है आपके पास में ऐसी क्वांटिटी है जो कि जिसकी डायमेंशन फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी की भी क्या होती है, 1/t से t-1 निकालते हैं। यही डायमेंशन फॉर्मूला किसका होता है बच्चों, यही डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है। ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें। एंगुलर एक्सेलरेशन को आप अल्फा बोलते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी के बराबर होता है। ये बराबर आएगा आपके पास में t-2। और इसके बाद
मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका अगर पूछा जाए, इसको आई बोलते हैं, एम आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, तो इसकी डायमेंशन बनती है बच्चों एम इंटू एल स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम इंटू एल स्क्वायर। ऐसे ही कुछ और क्वांटिटी भी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, वो कौन कौन सी है उनको भी जानिए। एक आप पढ़ते हैं, जैसे लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम। बच्चों इसको एल या जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा गया है और लगातार आगे भी पूछा जाता रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसका फॉर्मूला मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता। जो बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं, जिनको सब्जेक्ट की नॉलेज होती है, उनको तो फॉर्मूला ये याद रह जाएगा। मोस्टली बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर वो चैप्टर है जो कभी आपने आज से पहले पढ़ा ही, 11th से पहले पढ़ा ही नहीं। ये 11th क्लास में आती है क्वांटिटी, कभी 9th में, 10th में या इससे पहले कभी इस क्वांटिटी का रोल नहीं होता। तो इसलिए मोस्टली बच्चों को एंगुलर मोमेंटम के बारे में नहीं पता होता। तो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन किस क्वांटिटी के बराबर होती है या किसके इक्विवेलेंट होती है, और ऐसी क्वांटिटी कौन सी है जिसकी डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। तो इस तरह के सवाल अक्सर आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये एंगुलर मोमेंटम क्या है, इस एंगुलर मोमेंटम का ही डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए इसका मेन फॉर्मूला पता हो, तो जे का जो फॉर्मूला होता है, 3-4 फॉर्मूले इसके मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। एक तो होता है आर का और पी का प्रोडक्ट। आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस और लीनियर मोमेंटम का प्रोडक्ट, या फिर आप इसको लिख सकते हैं एक एम वी आर, मास वेलोसिटी और रेडियस का प्रोडक्ट, पी बराबर एम वी लिख दिया। या फिर आप लिख सकते हैं इसको एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, उसका प्रोडक्ट। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले इसके होते हैं। किसी भी एक फॉर्मूले को आप यूज कर लीजिए, तो इसकी जो डायमेंशन आप निकालेंगे, जो आपको सबसे आसान लगे, मान लीजिए सबसे आसान हमें ये लग रहा है मास वेलोसिटी और रेडियस, तो मास वेलोसिटी और रेडियस से मास का तो मास m, वेलोसिटी का lt माइनस 1, रेडियस का क्या है l है। तो क्या बन गया बच्चों, ये यहाँ l की पावर 2 m इंटू एल की पावर 2 t माइनस 1, ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो आपके पास ये भी पूछा जाएगा ऐसी कौन सी दूसरी और क्वांटिटी है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। तो इसके लिए एक कांस्टेंट होता है बच्चों, जिसका नाम होता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट को अगर आप कभी लिखते हैं तो इसका सिंबल H होता है। अब ये वाला नाम भी आपने कभी नहीं पढ़ा, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक क्या है? प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने इस कांस्टेंट के बारे में बताया। एक फॉर्मूला उन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला दिया कि जो एनर्जी होती है लाइट के जो पार्टिकल होता है उसके पास एनर्जी कितनी होती है, H इंटू फ्रीक्वेंसी। एक ये फॉर्मूला है, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें भी प्लैंक कांस्टेंट यूज होता है उसको हमने यूज कर लिया। E का फॉर्मूला होता है H इंटू न्यू। E एनर्जी है, H प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू क्या फ्रीक्वेंसी। यहां पर अगर आपको प्लैंक कांस्टेंट H का फॉर्मूला बनाना हो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, ये एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। एनर्जी की डायमेंशन ml2 t-2 आपने पढ़ी है। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन आपको मालूम है t-1 होती है। तो क्या बनेगा ये आपके पास में, ये आपके पास बन जाएगा बच्चों ml² t-1 ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो t की पावर -2 + 1 तो -1 बनेगा। तो यहां अगर आप ध्यान से देखें, जो डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है, एंगुलर मोमेंटम का है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों किसका है, वही डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास में प्लैंक कांस्टेंट का होता है। तो प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला बराबर होता है। ये डायरेक्ट सवाल है, याद रखिए इस बात को कि एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन प्लैंक कांस्टेंट के बराबर होती है। डायरेक्ट आपको टिक मारना है। अब कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट
कांस्टेंट है, फॉर्मूले हैं जिनसे आपको उनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने होते हैं। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसको आप ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला बोलते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में न्यूटन्स ने जो फॉर्मूला दिया कि दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगता है, दो मास के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां से अगर आपको कैपिटल G की बात की जाए तो कैपिटल G का नाम क्या होता है? इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है किसको? ये कहा जाता है बच्चों कैपिटल G को। बहुत बार आप जब आपने PYQ सवालों को करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, तो इस चैप्टर को जब करेंगे तो कई बार आप देखेंगे जब यहां पर भी ये सवाल दिया गया होगा, इसके नीचे लिखा होगा कि कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम में आया है, और हर एक एंट्रेंस एग्जाम में कभी ना कभी ये सवाल जरूर पूछा गया है कि बताइए यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है उसका आखिर डायमेंशनल फॉर्मूला आप कैसे फाइंड करते हैं। तो यहां से सबसे पहले आप जब कैपिटल G का फॉर्मूला निकालेंगे तो कितना होगा? आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई एफ के साथ हो जाएगी, तो एफ आर स्क्वायर बराबर कितना होगा? जी m1 m2। तो G निकालना तो m1 m2 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये आपके पास किसका फॉर्मूला बनेगा? ये तो बेसिक फॉर्मूला बना है किसका? कैपिटल G का। तो इसका आपको क्या बताना है? आपको इसका बताना है बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला। कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए आपको किसकी डायमेंशन पता होना चाहिए? F की पता होनी चाहिए, R स्क्वायर की पता होना चाहिए, M1 M2 की पता होनी चाहिए। M1 M2 की तो पता ही है, R की भी पता ही है, F की भी पता ही है। सबको फटाफट लिखो और सोल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है आपका। F का आता है MLT-2, R स्क्वायर का L स्क्वायर, नीचे M1 M2 है, M1 का भी M, M2 का भी M, एक M से M कट गया, एक M ऊपर चला जाएगा, m की पावर -1, L स्क्वायर और L कितना हो जाएगा? L की पावर 3 हो जाएगा, T की पावर कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये आपके पास में आ गया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट आपके पास में हो गया। ये m-1 L क्यूब T-2 बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपके पास में जो फॉर्मूला है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही कुछ और भी कांस्टेंट होते हैं, जैसे आप हीट का जब फॉर्मूला निकालते हैं, हीट का जब फॉर्मूला पढ़ेंगे, या हीट, हाँ हीट का ही लिख लीजिए, हीट बराबर, हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं आप, तो Q का फॉर्मूला होता है K A चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा थीटा इनटू टाइम अपॉन लेंथ। ये बच्चों किसका फॉर्मूला है? ये आपके पास में हीट का फॉर्मूला है। जब भी किसी रोड को गर्म करते हैं, हीट देते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, लंबाई L है, तो उसका टेम्परेचर कितना T टाइम बाद जब डेल्टा थीटा चेंज करना हो तो कितनी हीट देंगे, ये Q का फॉर्मूला होता है। इसमें K एक कांस्टेंट होता है जिसको कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी कहा जाता है। क्या है K का नाम? K को आप बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K को कहा जाता है, और आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए जो ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, इस K की क्या आखिर डायमेंशन होती है? तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आप K का इस फॉर्मूले से बताइए K किसके बराबर होगा। तो कुछ बच्चों को तो यही निकालने में दिक्कत होती है कि आखिर K कैसे निकालते हैं। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे तो क्या होगा बताओ? आप Q की मल्टीप्लाई L के साथ करेंगे तो कितना बनेगा? ये Q इंटू L इक्वल टू K A
डेल्टा थीटा इंटू टी, ये बनेगा। अब यहां से के निकालना हो तो ये ए डेल्टा थीटा टी इस क्यू एल के नीचे आ जाएगा। तो यहां से आपके पास में के किसके बराबर बनेगा, क्यू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा थीटा इंटू टी। क्यू आपके पास कितना है, ml2 t-2, क्यू मतलब हीट बच्चों। जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का होता है, एनर्जी का होता है, वही मैंने बताया हीट का भी होता है। हीट को आप एच से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू से भी लिख सकते हैं, ml2 t-2। एरिया का आपने लिखा एल स्क्वायर होता है, डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर का आप थीटा ही लिख लीजिए, क्योंकि के भी लिखते हैं, के का तो यहाँ पर निकालना ही हमें, इसलिए डेल्टा थीटा को आपने थीटा लिख दिया। टाइम का टी लिख दीजिए यहाँ पर। इसको पहले आपने हीट का लिखा, फिर आपने किसका लिखना है आपको, पहले आपने हीट का लिखा, उसके बाद आपको एल लिखना है। एल का कितना होता है, एल अपॉन एरिया, अपॉन एरिया का क्या होगा, एल स्क्वायर। डेल्टा थीटा का कितना, थीटा। टाइम का कितना, टी। इस एल स्क्वायर से ये कट जाएगा, क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, एम एल, ये टी ऊपर चला जाएगा तो टी की पावर -2 पहले से था, एक माइनस और बढ़ जाएगा, और थीटा कितना हो जाएगा, -1। एम एल टी की पावर -3 थीटा -1। बच्चों इस तरह के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं। ये वो हैं अक्सर जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए फटाफट दो को और सीखते हैं, दो कांस्टेंट को। उसके बाद के जो आपके पास में आते हैं एग्जाम में, वो 12th वाले पार्ट के हैं। ये केवल 11th वाले पार्ट की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके फॉर्मूले मोस्टली आपने सीखे हैं। एक आप जैसे पढ़ते हैं गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट आपके पास में आर होता है, ये पीवी बराबर आर टी से, तो पीवी अपॉन टी के बराबर हो जाता है। 1 मोल के लिए पीवी बराबर आर टी, तो आर बराबर पीवी अपॉन टी। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, टी यहाँ पर क्या है, टी टेम्परेचर है बच्चों। इसको कभी टाइम मान समझ लें आप, और वी यहाँ वेलोसिटी नहीं है, वी क्या है, ये वी वॉल्यूम है। तो जब भी आपको लिखना हो, कैसे लिखते हैं, या तो एक बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो कि P इंटू वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है ये किसके बराबर, ये एनर्जी के बराबर भी होता है, या इनके अलग अलग भी आप लिख सकते हैं। पावर की कितनी होती है, ml-1 t-2, और वॉल्यूम का कितना, एल क्यूब। टेम्परेचर का थीटा लिखेंगे, ऊपर आपके पास कितना हो गया, ये m इंटू एल स्क्वायर t-2 अपॉन थीटा। ये आपके पास में जो बना है, ये आपके पास में हमें गैस कांस्टेंट का निकालना है। तो ऊपर की जो डायमेंशन बनी है ml2 t-2, ये किसकी होती है बच्चों, ये वर्क की होती है, एनर्जी की होती है। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो एक तरह से वर्क के बराबर ही होता है, क्योंकि इसकी डायमेंशन किसके बराबर है, वर्क के बराबर आई है। तो फाइनली क्या डायमेंशन लिख सकते हैं आप, फाइनली आप इसको लिख सकते हैं ml2 t-2 थीटा -1। ऐसे ही आप इसमें समझेंगे बच्चों। एक होता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, यूज करना पड़ता है इसका, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है, ये मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता है। इसका सिंबल भी आप के से ही लिखते हैं, जैसे कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को के लिखते हैं, इसको भी के लिखते हैं, लेकिन बस पता होता है, गिवन होता है क्वेश्चन में कि यहाँ के का मतलब क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला जो होता है, अगर गैस कांस्टेंट जो आपके पास में ये ऊपर आया, इसको एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। आर को किससे डिवाइड कर दें, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दें। एवोगैड्रो नंबर आपको पता ही है 6.023 10 की पावर कितना होता है, 23। मतलब जो भी एवोगैड्रो नंबर है, उस नंबर से अगर आप आर मतलब गैस कांस्टेंट को डिवाइड कर दें, आर अपॉन अगर एन की वैल्यू कर दें, तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, ml2 t-2 थीटा -1। और एवोगैड्रो जो नंबर है ये डायमेंशन लेस होता है। तो जो गैस कांस्टेंट की डायमेंशन होती है, वही डायमेंशन आपके पास में किसकी होती है, थीटा माइनस ml2 t-2 थीटा माइनस, वही डायमेंशन आपके पास में बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की है। जो डायमेंशन गैस कांस्टेंट की है, वही डायमेंशन आपके पास में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास में कंसेप्ट है।
बस केवल आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम है, बेसिक कंसेप्ट मालूम है, तो बड़ी ही आसानी से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह के कुछ डायमेंशन फॉर्मूले आपको और भी सीखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए उनको भी हम सीखेंगे।